आपके द्वारा हुई है, ठीक है ना? या हमें जो प्रिडिक्शन मिली है, वो हमारे करंट सिनेरियो के हिसाब से मिलती है। मैंने सबसे पहले 2020 में इस कंपनी को स्टार्ट किया। जब मैं 2020 में इस कंपनी के अंदर आया, तो कोविड चला हुआ था और मेरा 1 साल का ब्रेक था एमएलएम को लेके, 1 ईयर का। जब मेरा 1 ईयर का ब्रेक था, तो सबसे पहले मुझे ये जानना था, क्या ये मीथर जो मुझे बताई गई है, क्या मार्केट के लोग इस प्लान को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि जब 2020 में मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, उस टाइम पे मार्केट में जो ट्रेंड बना हुआ था, वो ट्रेडिंग बिजनेस का बना हुआ था। हर जगह ट्रेडिंग के प्लान चल रहे थे, हर आदमी ट्रेडिंग में काम कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, मीथर का एक पार्ट ट्रेडिंग का था। लेकिन यहां पर मीथर फोर्सफुली ट्रेडिंग नहीं प्रमोट कर रही थी, स्टेकिंग प्रमोट करने आई थी। तो मैंने क्या किया कि चलिए ठीक है, ट्रायल करते हैं। और मैंने अपनी गाड़ी उठाई और गाड़ी उठा के मैं अलग अलग स्टेट के कम से कम 20 से 30 लीडर से मिला कि देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्ड आता है, क्योंकि मैं 1 साल से मार्केट में नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि अभी लोग किस तरीके से इन प्लान्स को ले सकते हैं। तो मैं गया, ठीक है, मैंने दिल्ली भी मीटिंग की, मैंने राजस्थान में भी मीटिंग की, मैंने अहमदाबाद भी की, मैंने मुंबई भी की, मैंने आंध्रा में भी की। जहां जहां तक मैं गया, मैंने हर लीडर से मीटिंग की और मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। मीथर का उस टाइम पे ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुआ था और मेरे पास एक अच्छी खासी लॉबी थी जो स्टार्ट करना चाहती थी, जिन्होंने मेरा फॉलोअप लेना स्टार्ट कर दिया कि सर हमें काम करना है। अब इसमें दो चीजें थी। एक तो चीज जाहिर सी बात है, मीथर की आइडियोलॉजी अच्छी थी, मीथर का प्लान अच्छा था। दूसरी, मैं अपने आप को मानता हूं, क्योंकि मैंने जब भी काम किया है, मैंने कभी भी ना तो कोई मिसकमिटमेंट की है अपनी टीम के साथ, और मैं क्लैरिटी के साथ काम करना चाहता हूं। चाहे काम स्लो हो, चाहे बिल्कुल मतलब धीरे धीरे चले, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं क्लैरिटी के साथ काम करता हूं। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि हाँ आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ प्रिडिक्शन की भी बात करूंगा कि ये हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता। तो ये मेरा अपना नजरिया है। जिन लोगों ने मेरे साथ पर्सनली काम किया था, उनको पता था कि भाई अगर ताहिर जी इस कंपनी को कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंपनी एक बड़ा काम कर सकती है, ठीक है, और हम ताहिर जी के साथ बड़ा काम कर सकते हैं। काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। काम स्टार्ट होने के बाद ये जो आज हम देखते हैं, इस कॉल के अंदर तकरीबन 89 लोग हैं, तो मैक्सिमम लोग डायमंड, ब्लू डायमंड होंगे, मैक्सिमम लोग। उस वक्त डायमंड बनना और ब्लू डायमंड बनना, आपको पता कितना टाइम लगता था जब हमने मीथर स्टार्ट की? ब्लू डायमंड बनने के लिए लोगों ने एक एक साल लिया है, 1 1 ईयर ब्लू डायमंड। इसमें चाहे मुकेश जी हों, चाहे सुजीत जायसवाल जी हों, चाहे एकलव्य जी हों, मैं बड़े बड़े लीडर की बात कर रहा हूं। अब ये इन लोगों को 1 साल क्यों लगा? मेरा आपसे सवाल है, ये बताऊं क्यों लगा 1 साल? पहले इन्होंने कंपनी के आइडियोलॉजी को समझा, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, इसको समझा, नेचर ऑफ स्टेकिंग को समझा, और फिर जो कंपनी कह रही थी वही लोगों को बताना स्टार्ट किया। और जब बताना स्टार्ट किया, रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है, फील्ड में एफर्ट भी ज्यादा करना पड़ रहा था। अब डेली जाके आप अगर किसी के साथ ऑथेंटिक वे में मीथर का प्लान करते हैं, तो 1 आवर इजीली लगता है प्लान करने में। तो इन्होंने धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। 1 1.5 साल लगा। ब्लू डायमंड डायरेक्टर कोई कोई होता था, और मीथर ने स्टार्टिंग में एक क्लब बना रखा था जो डायरेक्टर से स्टार्ट होता था, मतलब टोटल रेवेन्यू का 1% कंपनी उन डायरेक्टर के साथ शेयर करती। खैर, जैसे जैसे नेटवर्क क्रिएट हुआ, कुछ सजेशंस आए, तो एफिलिएशन प्रोग्राम में थोड़े से चेंजेस किए गए। तो उस टाइम पे भी कोई डायरेक्टर नहीं बना था चेंजेस होने तक, कि कंपनी उसके साथ अपने 1% रेवेन्यू का कोई पार्ट शेयर करे। तो दोस्तों, मैं ये आपको ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, आज आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 3 महीने में ब्लू डायमंड किया होगा, 6 महीने में डायरेक्टर किया होगा, 1 साल में प्रेसिडेंट किया होगा। ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमने सही आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं किया। हमने क्या प्रमोट किया? जैसे मुकेश जी ने स्टार्टिंग में बोला कि आप पैसे लगा दो, आपके 6 महीने में डबल हो जाएंगे, 1 साल में डबल हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज वर्क भी की।
वर्क कैसे की? जब 2020 और 21 में हमने लोगों को स्टेकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व किया, तो जाहिर सी बात है प्राइस 10 सेंट से स्टार्ट हुआ। मार्केट में किसी के पास एम कॉइन थे नहीं सेल करने के लिए। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जब स्टेकिंग की डिमांड बढ़ी तो प्राइस में भी मूवमेंट करना स्टार्ट किया कंपनी ने। प्राइस में मूवमेंट हुआ तो लोगों ने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और 50 सेंट जाते जाते लोगों को पिक्चर क्लियर हो गई थी कि हाँ यहाँ पर एक बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जो लीडर कह रहे थे कि एम कॉइन कभी भी $1 पे टच नहीं कर सकता। $1 मतलब बड़ा प्राइस है। जो 10 सेंट पे आए थे उनके लिए $1 पे जाना मतलब 10 गुना करना था। तो उनको बिलीव नहीं था कि $1 जाएगा। चलिए लेट्स सी, वक्त गुजरता गया, $1 भी गया, $1.5 भी गया, $2 भी गया। फाइनली हम लोगों ने 2023 नवंबर में 13 नवंबर को $3 का रेट भी देखा। अब इसके जो बीच का ड्यूरेशन है 2021 और 23, आप मैक्सिमम लोग इस बीच के लोग हो सकते हैं कि इस पीरियड में आप आए हो। अब आपने जो एंटर किया, एंटर करने के बाद आपने सिर्फ ग्रोथ मोड देखी है। ठीक है ना, जो मोड थी मतलब जो ग्रोथ थी वो सिर्फ वही देखी आपने, करेक्शन नहीं देखी। जबकि ना तो कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कभी एमकॉइन का रेट नहीं गिरेगा, करेक्शन नहीं करेगा, करेक्शन करता। अब जो प्रिडिक्शन थी, जिस तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट बने हुए थे, हम मिथेरियन के सेंटिमेंट बने हुए थे, इजीली लग रहा था कि $5 या $10 पे जाके करेक्शन होगी। $10 पे होगी तो करेक्शन करते करते 5 आ सकते हैं। या बिटकॉइन जैसे 80% की करेक्शन हमेशा करता है अपने ऑल टाइम हाई से। अगर हम मदर करेंसी की बात करें तो 80% की करेक्शन करता है। लेकिन इन बिटवीन चैलेंजेस क्या आया हमारे सामने? हमने अपनी क्लोजिंग को इजी करने के लिए एम कॉइन को अपने तरीके से बेचा, एम कॉइन के स्टेकिंग प्लान को अपने तरीके से बेचा। आज भी लोगों को ये नहीं पता, आज भी लोग जब डिस्प्यूट सामने आता है तो क्या बोलते हैं, सर हमसे 10 लाख रुपए लगवाए गए और हमें ये बोला गया कि आपका 1 साल में 20 लाख हो जाएगा। किसी को ये नहीं बताया गया कि इस 10 लाख रुपए के एवज में आपको इतने एम कॉइन मिल रहे हैं। इसकी वैल्यू अगर ऊपर गई तो इतना पैसा हो जाएगा, अगर वैल्यू नीचे गई तो आपका पैसा कम भी हो सकता है। कम होने की बात, डाउन होने की बात उसके साथ की ही नहीं गई। और उनका गुस्सा जायज है, जो आपके टीम वाले हैं, जब आपने सिर्फ एक ही पार्ट बताया हो कि आपको ना ही आपका प्राइस नीचे जा सकता है, ना ही आपका प्राइस करेक्शन कर सकता है, उस केस में भी। और जब आदमी देखता है कि मेरा 10 लाख का 5 लाख रह गया या 3 लाख रह गया, तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन आना लाजमी है। अब ये सारी चीजें जब 2023 के बाद $3 से $2.5 हुआ, $2 हुआ, फाइनली जो हमने हाईएस्ट प्राइस देखा है वो 18 जून 2024 को जब पोलोनिक्स के ऊपर आया था एमकॉइन, $1.70 हमने देखा है 17 या 16 तारीख को। ठीक है। उसके बाद प्राइस जो है वो $1 से नीचे ही रहा है। $1 पे हम लोगों ने जाने नहीं दिया। ये नहीं कंपनी ने नहीं जाने दिया, हम लोगों ने नहीं जाने दिया, क्योंकि जब प्राइस करेक्शन करता है ना तो मार्केट में फियर फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर आज आप पूरी क्रिप्टो मार्केट को देखें, हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कि वो विन कर गया है, क्रिप्टो मार्केट में 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर पैसा नया आया। मतलब क्रिप्टो मार्केट की जो मार्केट कैप थी पूरी, वो $4 ट्रिलियन प्लस चली गई। लेकिन नवंबर से अभी मार्च आया, इस 3 महीने में जो 4.5-5 ट्रिलियन चली गई थी वो घट के 3 ट्रिलियन से नीचे आ चुकी है। मतलब 2 ट्रिलियन पैसा मार्केट से कम हो चुका है। अब ये जो पैसा है जो कम हुआ है वो मतलब छोटा पैसा नहीं है, एक ह्यूज अमाउंट है। लेकिन सारी चीजें पॉजिटिव होने के बाद बिटकॉइन ग्रो कर रहा है। ठीक है, सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है, लेकिन उसके बाद भी ओल्ट सीजन अभी तक नहीं आया है। इथेरियम ने अभी तक अपने प्राइस को ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। कई कॉइन ऐसे हैं जो अभी तक अपने लॉन्च प्राइस पे भी नहीं आए हैं। और मार्केट से 2 ट्रिलियन कम भी हो गया है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले बिटकॉइन 78 से 95 गया, अगेन फिर 95 से नीचे आ गया। तो दोस्तों मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो अप एंड डाउन में चल रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, करेक्शन भी हो रही है।
लेकिन जब ग्रोथ होती है तो कोई भी कॉइन कम ग्रो करता है, लेकिन जब करेक्शन होती है तो वो करेक्शन ज्यादा करता है। मेरे कई ऐसे कॉइन थे जिनमें मैं 2016-17 से उनको मैं वॉच कर रहा हूं या मेरी वॉच लिस्ट में थे, या कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट जो टेक्नोलॉजी को लेके ज्यादा हाइप में आए, मैं उन प्रोडक्ट की भी बात कर रहा हूं। वो प्रोडक्ट भी अभी ऐसे हैं, अगर मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करके दिखाऊंगा तो मतलब आप बोलेंगे इनका तो बहुत बुरा हाल है। अगर मैं उसके कंपैरिजन में एम कॉइन को लेके चलूंगा तो हमारा एम कॉइन अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा है और 10 सेंट के रेट पे चल रहा है। और ये कब चल रहा है? जब 99% लोग सेलिंग वाले हैं और 1% लोग बाय करने वाले हैं। अब इस प्राइस को सपोर्ट कौन कर रहा है? इस प्राइस को मीथर सपोर्ट कर रही है। मीथर की मार्केटिंग जो मार्केट मेकिंग टीम है वो सपोर्ट कर रही है। हम लोग अब अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सोचते होंगे कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही है, कंपनी हमारे प्रोजेक्ट को देख नहीं रही है। तो दोस्तों, 2023 के बाद हमने कितना बिजनेस किया है, हमारे बिजनेस से कितना पैसा कंपनी में गया है, इससे हम खुद खुद जो है वो रूबरू हैं। हम खुद जानते हैं कितना पैसा हमने सिस्टम को दिया है। और ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। इस 1.5 साल में आपकी मैक्सिमम टीम ने कॉइन को सेल किया है। अगर उसके बाद भी आपका एम कॉइन जीरो नहीं हुआ है, इसका मतलब कंपनी जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर खड़ी है और इस कॉइन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए खड़ी है। अब ये नेक्स्ट लेवल पे कब जाएगा? अभी 10 सेंट का प्राइस आ चुका है, लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि कब प्राइस अप होगा। 6 मंथ, 1 ईयर, काफी पीरियड निकल गया। तो दोस्तों, जैसे जैसे पीरियड निकल रहा है वैसे वैसे लोगों की कॉइन की रिलीजिंग भी हो रही है और लोग अपने कॉइन को सेल भी कर रहे हैं। अभी तक जो लोगों ने कॉइन को सेल किया वो तकरीबन 120 मिलियन, मतलब 12 करोड़ कॉइन जो है लोगों ने सेल किए हैं अपने। और अगर मैं बात करूं कि रिमेनिंग कॉइन आपके अकाउंट में, चाहे वो मुकेश जी का अकाउंट है, चाहे यहाँ पर नूर आलम साहब का अकाउंट है, किसी का भी अकाउंट है या मेरा अकाउंट है, हम सबके अकाउंट में मीथर के अंदर कॉइन कितने पड़े हैं, 2x के बाद कॉइन कितने पड़े हैं? तो दोस्तों, वो जो कॉइन है वो मात्र 8 करोड़ कॉइन है, मतलब 80 मिलियन। कितने कॉइन है? 8 करोड़ कॉइन है। अगर आज हमारी कंपनी इस कॉन्सेप्ट को आगे ना चलाना चाहे तो आज सिर्फ 100 बिटकॉइन में इन 8 करोड़ कॉइन को खत्म किया जा सकता है। अगर हम बात करें ना कि कंपनी विलिंग नहीं है काम करने की, या कंपनी इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं लेके जाना चाहती, तो आज का जो टाइम है, हर आदमी 10 से 15 सेंट के बीच में अगर मौका मिले तो वो अपने सारे कॉइन को सेल कर सकता है। जिन्होंने हायर प्राइस में किया वो भी सेल कर सकते हैं फियर में आके। तो ये कंपनी के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर रही है। क्योंकि अगर कंपनी ने ये स्टेप लिया तो जाहिर सी बात है, लोगों ने अगर एम कॉइन की होल्डिंग को अपनी जीरो कर लिया सेल करके, तो फिर हमारी कंपनी के पास एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी नहीं रहेगी जो फर्दर हमारी कंपनी ने यूज केस या जो यूटिलिटी क्रिएट करनी है एम कॉइन की, या जो फर्दर कंपनी ने पार्टनरशिप करनी है, उस केस में हमारी कंपनी कम्युनिटी नहीं दिखा पाएगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी आज भी हमारे फ्यूचर को लेके सोच रही है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को लेके सोच रही है, क्योंकि हम सबका जो फ्यूचर है वो हमारे इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ, हमारी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस प्राइस में चेंज कब आएगा? ठीक है ना, आपके मन में सवाल होगा कि ये तो सारी चीजें ठीक है, हमें पता है हमने मिस सेलिंग की है, हमने गलती की है, लेकिन कंपनी का एम कॉइन का रेट बढ़ेगा कब? तो दोस्तों, रेट बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो पहले तो कम्युनिटी का चाहिए। अब कम्युनिटी का क्या सपोर्ट चाहिए? अगर आज इतनी बड़ी कम्युनिटी में से सिर्फ 10,000 या 1 लाख लोग एक टारगेट ले ले अमाउंट, क्योंकि होता क्या है, लोग कंपेन रन करते हैं, मुकेश जी ने भी बहुत एफर्ट किए हैं, कई बार कॉइन बाय किए हैं, लेकिन जरूरी नहीं मुकेश जी की तरह मुकेश जी की टीम में 100 लोगों ने भी बाय किए। तो हमें ये जो फिगर है ये बढ़ानी है। हमारे पास तकरीबन 10,000 लोग ऐसे होने चाहिए जो एक मोमेंट में विद इन 72 आवर्स जो है वो एम कॉइन को बाय कर ले। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो फिर प्राइस में एक बड़ी मूवमेंट हम देख सकते हैं। अब ये 10,000 लोग या 50,000 लोग एम कॉइन को क्यों बाय करेंगे? अब इसमें कंपनी का एक रोल अदा होता है, कंपनी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा
कि कम्युनिटी में से मैक्सिमम लोग एम कॉइन को बाय करें। जैसे भी पीछे आपने देखा होगा 22 अगस्त को जब फ्यूचर नेक्स्ट पे एम कॉइन लिस्ट हुआ, तो हर जगह लोगों में एक एनर्जी थी, एक इंकरेजमेंट था कि एम कॉइन जो है वो बाइनांस के फ्यूचर नेक्स्ट में आ गया है। तो दोस्तों 2025 में एक तो हमारी कंपनी का टारगेट है कि बाइनांस के ऊपर इसको ट्रेडेबल करना है एम कॉइन को, और बाइनांस के साथ साथ जो बाइनांस के सिमिलर बड़ी एक्सचेंजेस हैं, कू कॉइन है, ओके एक्स है, बाईबिट है, इन एक्सचेंजेस के ऊपर भी एम कॉइन को लेके आना है। मींस 2025 में हमारी कंपनी जितनी भी मेजर लिस्टिंग है वो कंप्लीट करेगी एम कॉइन के साथ। अभी जैसे फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है, सेकंड क्वार्टर में आपको अनाउंसमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब किसी भी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर एम कॉइन लिस्टिंग की अनाउंसमेंट आएगी, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी में भी एक मोटिवेशन जाएगा, एक एनर्जी जाएगी, प्लस उस एक्सचेंज की भी अपनी कम्युनिटी है। आज अगर हम बात करें, बाइनांस किसी कॉइन को लिस्ट करता है, तो उस कॉइन को कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। बाइनांस के ऊपर ही इतने एक्टिव ट्रेडर हैं जो उस कॉइन को अच्छे लेवल में बाय कर लेते हैं। अब हमारा ये जो प्राइस है, मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास, क्योंकि कंपनी को 10 सेंट से $1 ले जाना इजी है, $1 से $10 ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। और यहां से अगर प्राइस मान लीजिए बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता है, 15 और 20 सेंट से कोई भी कॉइन 50 सेंट या $1 जाता है, तो वहां की जो कम्युनिटी है उस चीज को देखती है, और उस चीज को देखने के बाद उस कॉइन में अपनी होल्डिंग बना लेती है। तो कंपनी की प्लानिंग है कि मुझे बड़ी बड़ी एक्सचेंज पे लिस्टिंग करनी है और ऑर्गेनिक बायर को क्रिएट करना है। दूसरा, हमारी कंपनी डेक्स लेके आ रही है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो इसी मंथ मार्च मंथ में ही लाइव हो जाएगी, जहां पर आप एम कॉइन से यूएसडीटी स्वैप कर सकते हैं या राइजर स्वैप कर सकते हैं, या राइजर से एम कॉइन स्वैप कर सकते हैं या एम कॉइन से राइजर स्वैप कर सकते हैं। अब इसमें थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मींस आप अपने मेटामास्क वॉलेट को हमारे डेक्स के साथ कनेक्ट करेंगे, और किसी थर्ड पर्सन को पता ही नहीं कि आपने 10 लाख कॉइन स्वैप किए हैं, 20 लाख कॉइन स्वैप किए हैं, क्योंकि वहां पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज वाला सिस्टम नहीं रहने वाला। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होगी और ये डेक्स के थ्रू चलेगा। तो डेक्स के आने के बाद भी हमारे लोगों में एक नया कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। उसी के साथ हमारी कंपनी इसी मंथ में, मतलब मार्च मंथ में ही, मे बी शायद दिस वीक, एनएफटी मार्केट प्लेस को भी लॉन्च कर रही है, जहां पर राइजर से आप एनएफटी मार्केट के काफी प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे। मतलब एनएफटी बाय कर पाएंगे जो नॉन फंजिबल टोकन बोला जाता है। डिफरेंट डिफरेंट एनएफटीज आप बाय कर सकते हैं। जैसे मतलब आपने कोई अपने विला के अंदर कोई आपने स्पा लेना है, तो उसको आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपने हेलीपैड बनवाना है अपने विला के अंदर, तो हेलीपैड बाय कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर बाय कर सकते हैं। ये ऐसे ऐसे आर्ट हमारी कंपनी एनएफटी मार्केट प्लेस में लेके आ रही है कि राइजर की एक अच्छी बाइंग जो है इन आर्ट को बाय करने में लग जाएगी। तो दोस्तों, राइजर में भी मूवमेंट आएगा, इधर से एमकॉइन में भी मूवमेंट आएगा। अब ये मूवमेंट आने के बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास मैक्सिमम जो बायर हैं वो $3 के हैं, और उस प्राइस में मिनिमम 200% का तो प्लान रहा ही है, लेकिन 400-500% का भी रहा हायर पैकेज पे। तो मैं ऑन एवरेज 300% ले लेता हूं या 250। तो हमें जो प्राइस है वो $1 के आसपास का पड़ा है। अगर $1 स्टेबल हो जाता है एमकॉइन का प्राइस, तो सारी प्रॉब्लम यहीं पर खत्म हो जाती $1 पे। लेकिन ये मैं सिर्फ नवंबर वालों की बात कर रहा हूं, लेकिन जो उससे पहले आए उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब ये $1 का प्राइस कब जा सकता है एमकॉइन का? तो दोस्तों, अभी अभी हम बैठे हैं मार्च 2025। तो अगर हम स्टेबल प्राइस की बात करते हैं, तो हमें टिल मार्च 2026 तक वेट करना पड़ेगा, और ये ऑथेंटिक है। ये इससे पहले भी हो सकता है, नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ में भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको मैक्स टू मैक्स पीरियड बता रहा हूं अपनी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग। जो एक्टिविटी हमारी कंपनी करने वाली है, ठीक है, जो चीजें एड ऑन होने वाली है, जो रोड मैप में चीजें आने वाली है, जो इकोसिस्टम में आने वाली है, जो पार्टनरशिप होने वाली है, जो कंपनी की स्ट्रेटेजी है, उसके मुताबिक $1 का प्राइस मार्च 2026 तक इजीली हो जाएगा स्टेबल।
मतलब चाहे कोई कितना भी कॉइन बेचे, उससे नीचे प्राइस नहीं गिरेगा। अब जब $1 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है $2 जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगना, 3 में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगना। मींस वापिस जो है एम कॉइन का जो ग्रोथ का चार्ट है, जो ग्रोथ का साइकिल है, वो दोबारा शुरू हो जाएगा। अब आपसे अगर कोई मिथेरियन पूछता है जिसने मीथर की एम कॉइन की स्टेकिंग की हुई है कि मैं अपने कॉइन को कब सेल करूंगा, तो जाहिर सी बात है वो अभी भी सेल कर सकता है जो उसके पास अपने कॉइन पड़े हैं। लेकिन अभी क्या सेल करके उसको मिलेगा वो आप या वो खुद कैलकुलेट कर सकता है। अगर वो चाहता है कि मैं एक अच्छे डिसेंट अमाउंट में अपने कॉइन को सेल करूं, तो आप उसे ये प्रिडिक्शन बता सकते हैं। अगर कोई पैनिक हो रहा है, कोई इश्यू क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहां पर कोई ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, रातों रात पैसा नहीं बना सकते आप। मैं आपको क्रिप्टो में ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा। ये- आप दूर क्यों जाते हैं, आप रिप्पल का एग्जांपल लीजिए। रिप्पल 2018 में उसने ऑल टाइम हाई किया था अपना, 2018 में। 2018 के बाद उसने अपने ऑल टाइम हाई को 2024 में ब्रेक किया, 2024 एंड, मतलब 6 साल, 6 साल जो है रिप्पल के अंदर लोगों ने होल्डिंग रखी है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिप्पल को $3 पे खरीदा और पैनिक होके 20 सेंट में बेच दिया। और शायद वो पीरियड 6 महीने पहले था, 1 साल पहले था। आज वो लोग कितना रिग्रेट कर रहे होंगे। क्रिप्टो के अंदर हमेशा जो क्रिप्टो की जो मतलब बोला जाता है, जो इन्फ्लुएंसर बोले जाते हैं, जो क्रिप्टो के जानकार बोलते हैं, अगर आप होल्डिंग की पावर को बढ़ा लेंगे तो आप कभी भी क्रिप्टो में लॉस नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, यहां पर आपने पैसा इन्वेस्ट करवा दिया उनका स्टेकिंग में, अब पैसे के साथ साथ उनका टाइम इन्वेस्ट कीजिए। और ये टाइम को लेके थोड़ा सा समझाइए, अपने कम्युनिकेशन गैप को अच्छा कीजिए। मैक्सिमम जो टीमों में चैलेंज है, जो मुझे लगता है अपने कम्युनिकेशन गैप की वजह से है। आप सोचते हैं मैं इससे जाके क्या बात करूंगा, जबकि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम बात करके खत्म कर सकते हैं। आप लोग अगर क्लैरिटी देंगे, उनको समझाएंगे भाई कंपनी का ये प्लानिंग है, अगर 2026 तक आपको ये $1 का प्राइस नहीं मिलता है, देन हम बैठकर इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से इसको क्लोज करना है। एट लीस्ट उसको 2026 मार्च तक का तो कॉन्फिडेंस दीजिए। अगर 2026 में नहीं हुआ, उसने $2700 लगा रखा है, ये $2700 मैं आपको पूरा करके दूंगा। बीइंग ए लीडर, ये कमिटमेंट आपको अपनी टीम से करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं चीजें वापस ट्रैक में आए, चीजें वापस ठीक हो। क्योंकि आपने रॉन्ग सेलिंग की है तो आपको कमिटमेंट भी करना पड़ेगा। जिन्होंने रॉन्ग सेलिंग नहीं की उनको कोई कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं, और लोग कर भी नहीं रहे। लोग अभी भी, मैं बरनाला की एक बात बताता हूं, पंजाब के अंदर उस पर्सन ने तकरीबन $2 लाख की जो है स्टेकिंग की हुई है एमकॉइन के अंदर। अब वो लड़का अक्सर मुझे कॉल करता है एवरेज करने के लिए। मैं एग्जांपल लेता हूं एक एवरेज करने का ना, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम एवरेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं भाई अमित गर्ग जी का ना, कॉल पे हैं अमित गर्ग जी। इन्होंने $2 लाख की स्टेकिंग की $3 में। तो इनको मिले हैं 66,666 कॉइन। 300% का प्लान था, तो टोटल इनको स्टेकिंग मिली है 2 लाख कॉइन की। ठीक है, अब $2 लाख इनका लगा हुआ है। मैं आज इनको बोलता हूं कि आपने $2 लाख नहीं लगाना, आपने $50,000 लगाना है अभी में। तो अगर ये $50,000 लगाते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस हो सकता है, सामने वाला ये भी कह सकता है मेरे पास नहीं है, तो उस केस में हम बाद में बात करेंगे जिसके पास पैसे नहीं है। लेकिन जिसके पास हैं, तो अगर वो $50,000 लगाते हैं तो $50,000 में कितने कॉइन आ जाएंगे, 5 लाख कॉइन आ जाएंगे। तो टोटल अमित जी के पास हो गए 7 लाख कॉइन। 7 लाख कॉइन, अब इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी $2.5 लाख। तो अगर 35 सेंट एम कॉइन का प्राइस चला जाता है तो इनका पैसा रिकवर हो जाता है। मतलब जो इन्होंने $2 लाख $3 के ऊपर स्टेक किया है, और अगर ये आज 5 लाख एम कॉइन ले लेते हैं डायरेक्टली एक्सचेंज से जाके,
और एम कॉइन 35 सेंट चला जाता है, तो ये अपने अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जो इनका इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो एक वे तो ये है, अगर आप चाहते हैं कि जो लोग $3 पे, देखिए $2 लाख के एवज में मैंने इनका सिर्फ 25% अमाउंट ही इन्वेस्ट कराया है, कि आपने एक्सचेंज के ऊपर 25%, मतलब $50,000 का एम कॉइन ले लेना है। अब जैसे ही एम कॉइन, इनके पास 5 लाख कॉइन है, मैं कह रहा हूं इन्होंने स्टेकिंग वाले कॉइन भी नहीं बेचे, अगले 6 महीने में एम कॉइन का प्राइस 5% हो जाता है और इनके पास 5 लाख कॉइन इन्होंने एक्सचेंज से खरीदे हुए हैं। दोस्तों देखिए, अगर ये कॉइन का प्राइस जीरो होना होता ना, तो अभी तक जीरो हो चुका होता। इसका मतलब यहां से प्राइस रिट्रीव करेगा कितने टाइम से हमने देखा, अभी दिसंबर में यही सेम सिचुएशन, 9-10 सेंट से प्राइस 30 सेंट गए। तो 30 सेंट जाना, 40 सेंट जाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बिग डील नहीं है। मैं 50 सेंट मानता हूं कि अगले 6 महीने में एम कॉइन का प्राइस 50 सेंट टच कर जाता है, जो इजीली कर जाएगा। जितनी एक्टिविटी है, जितनी लिस्टिंग होने वाली है, डेक्स आ रहा है, और बहुत सारी अनाउंसमेंट है, कंपनी इवेंट करने वाली है, तो इनका $2.5 लाख मतलब यहीं पर पूरा हो जाता है। एक तो वे ये है, दूसरा वे ये है कि हम अपने लोगों को होल्डिंग करवाएं। होल्डिंग कब तक करवानी है आपने? 2026 मार्च तक। अगर वो मार्च 2026 तक रुकने का पेशेंस रख सकते हैं, तो फिर उनको ये एवरेज करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी अपनी होल्डिंग को संभाल के रखें, और 2026 में जब एमकॉइन का प्राइस $1 $1.5 के आसपास चल रहा हो, तो वो अपनी होल्डिंग को सेल कर लें। अब हमेशा 100 में से, 500 में से 5 या 10 लोग हो सकते हैं जो इश्यू क्रिएट करें। अब इन इश्यूज को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, मैंने दोनों ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं। कमिटमेंट भी एक बहुत बड़ा वर्ड है। देखिए, आपने कहीं ना कहीं जब उनकी सेलिंग की है, उनको आपने काम करवाया है कि आप जो है स्टेकिंग कर लीजिए, तो आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ बोला भी है उसको कि आप 10 लाख रुपए डालिए, आपका 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो आपने कमिटमेंट किया, तभी उसने बिजनेस डाला। अगर आप दोबारा उसके साथ बैठते हैं, उसको चीजों को समझाते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा बेटर होने वाली हैं, तो वो एग्री करेगा। ठीक है, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब राइजर का भी मैंने आपको बता दिया। तो जो लोग एमकॉइन के अंदर स्टेकिंग करके बैठे हैं, या राइजर के अंदर स्टेकिंग करके बैठे हैं, तो दोस्तों मेरा उनसे ये कहना है, ठीक है ना, उनसे ये कहना है कि जो अभी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने अंदर एक फियर बना के बैठे हैं, एम कॉइन का क्या होगा, राइजर का क्या होगा, तो ये मेरा उन लोगों के लिए रिप्लाई है। अब इसके ऊपर मैं पूरे दिन बात करता रहूं, पूरी रात बात करता रहूं, अगले 1 साल बात करता रहूं, ये बातें नहीं बदलने वाली, ये सिस्टम ऐसे ही होगा। ठीक है, जो चीजें होनी थी। सॉरी, मैं जरा एक कॉल ले लूं, क्योंकि एक दूसरी जूम कॉल भी है मेरी, मैं बोल ही देता हूँ। सर मैं ना एक कॉल के ऊपर हूँ, 15 मिनट वेट कीजिए, बस 15 मिनट में मैं इस जूम को ज्वाइन कर रहा हूँ। सर बिल्कुल आपने जितनी सारी बातें बताई हमें एक्चुअली हमने ना ये पूरा का पूरा जो जूम कॉल है वो प्रोवोटेक्स को लेकर रखा हुआ था बट आपने स्टार्टिंग सर जो है वो जी जी मुकेश जी, देखिए, प्रोबोटेक्स प्रोबोटेक्स को तो लेके रखा हुआ है, लेकिन गिलास खाली नहीं होगा तो प्रोबोटेक्स का फायदा भी नहीं होगा। फैक्ट है सर। हालांकि मैं अब ये लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर बताता हूँ कि अभी जब हमने हमने अभी तक क्रिप्टो सेशन में ये देखा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में बल्कि हम्म। कंप्लीट कि लगभग 4 साल का एक टेन्योर हमने देखा है लगभग कि हर क्रिप्टो में थोड़ा बहुत मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है इन बिटवीन ऑफ 4 इयर्स। तो अगर मैं ये मान के ठीक चल है। रहा हूँ कि 23 में हम ऑल टाइम हाई गए थे, तो 23 4 हम्म। 27, मतलब अगर हम 27 का वेट और कर लेते हैं 27 नवंबर तक का, तो हम होप सो कि अगर हम ऑल टाइम हाई ना देखें तो 2 और 2.5 के बीच में तो देख ही लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे लगता है कि कंफर्म देखेंगे ठीक है सर, सर। कंफर्म देखेंगे। देखिए, इसके पीछे ना मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ ना, मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं लॉजिकली और फंडामेंटली बता रहा हूँ। जी अगले 1 साल में एम कॉइन की जो होल्डिंग लोगों के पास पड़ी हुई है, क्योंकि देखिए, हर आदमी विजनरी नहीं है एम कॉइन को लेके कि मैं होल्ड करूंगा।
80% लोग ऐसे हैं जो एम कॉइन को स्ट्रेट वे सेल करना चाहते हैं। तो कंपनी उनको ग्रेजुअली टाइम देगी सेल करने का। तो यहां पर जो मार्केट से बार बार सवाल आ रहा है एम कॉइन और राइजर, उसको लेके मैंने आपको आंसर दिए हैं। सर अब ये हमारे जी। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर, ये ट्रेड बिट को लेके थोड़ा सा बताइए। ट्रेड बिट को लेके बड़ा बार बार सवाल आता है हमारे बीच में कि ट्रेड बिट बिल्कुल ही बंद है, वहां हम कुछ निकाल नहीं सकते। अभी तो रिसेंटली हमारे बीच में रफीकुल आलम जी, उन्होंने एल बैंक से 34,000 एम कॉइन ट्रेड बिट पे सेंड कर दिया, जो पिछले 2 दिनों से पहुंचा नहीं है। तो क्या अभी ट्रेड बिट से हम सारी चीजें निकाल पाएंगे या क्या होगा उसका? सर ट्रेड बिट देखिए ऑपरेशनल है, लेकिन ट्रेड बिट पे ट्रेडिंग बंद है। लेकिन विड्रॉवल के लिए ट्रेड बिट इनेबल है, लोग रेगुलर अपने फंड्स को विड्रॉ कर रहे हैं। अब ये डिपॉजिट का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट कोई भी नहीं कर रहा है अभी ट्रेड बिट के ऊपर। पीछे हमने इंफॉर्मेशन दी थी कि अभी वो डेवलपमेंट फेज में है, क्योंकि कंपनी डेक्स को भी वो कर रही थी इनरोल बीच में। लेकिन डेक्स अभी कंपनी नए डोमेन पे लेके आ रही है। और एक्सचेंज बिजनेस में थोड़ा सा चैलेंज भी बना हुआ है मार्केट के अंदर। तो हमारी कंपनी ने इसीलिए डिसाइड किया कि एम कॉइन फर्दर इतनी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहा है, आगे भी आएगा। तो ट्रेड बिट वहां पर लोग कंसीडर नहीं करेंगे इतना। तो हमारी कंपनी अभी इस पे जो भी आपके एसेट पड़े हैं, आप ट्रेड बिट से विड्रॉ करके अपने मेटामास या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो वो अवेलेबल है, मतलब उसमें कोई इश्यू नहीं आने वाला। ओके सर, ठीक है। मैं एक रफीकुल जी का जो केस है वो मैं आपके साथ पर्सनली डिस्कस कर लूंगा। एक तो ये हाँ, सर। और जी। आप ट्रेड बिट पे सपोर्ट टिकट भी जनरेट कर सकते हैं, सपोर्ट टिकट उसका लाइव है। ओके। दूसरी चीज सर की, एक दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में था, लाइक हम्म। राइजर को लेकर कि अभी जब हम बिजनेस पिक करने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि इसका प्राइस अभी हम देख रहे हैं कि अर्थबिट पे बहुत नीचे तक जा चुका है, हम इस पे भी देख पा रहे हैं, तो हम इसे एफिलेट मार्केट में आखिर इसको किस तरीके से रन करें? मतलब अगर हम ज्वाइनिंग उठा रहे हैं तो हमें किस तरीके से हमें उस वहां पे बात करनी चाहिए? तो अब देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपने राइजर में काम करना है ना, तो राइजर में आपने एक लॉन्ग टर्म को लेके ही स्टेकिंग करवानी है। अभी जैसे इसमें प्राइस जो नीचे आया है, नीचे आने का रीजन है कि तकरीबन 7 से 8 मिलियन कॉइन तो लोगों ने 15 से 20 फरवरी के बीच में ही विड्रॉ लिए हैं, और लोगों ने स्टेट में सेल किए हैं। और एम राइजर के अंदर जैसे भी एम कॉइन में ऑर्गेनिक बायर हैं, अभी राइजर में ऑर्गेनिक बायर नहीं आए हैं। लेकिन अगले 1-2 महीने में राइजर में ऑर्गेनिक बायर आ जाएंगे। तो मार्केट में जो है, जो पीछे सिस्टम काम करता है, वो कभी भी एकदम से सेलिंग प्रेशर को होल्ड नहीं कर सकता। वो ग्रेजुअली बाय करता चला जाता है। तो ये जो प्राइस अभी आप देख रहे हैं 4 सेंट के आसपास आया है, ये नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज में वापस रिट्रीव कर जाएगा, 7-8 सेंट पे वापस चला जाएगा। लेकिन इन बिटवीन अभी पीछे पेमेंट मेथड भी चेंज थे। अभी जो स्टेकिंग है वो कंपनी 5 सेंट के अकॉर्डिंगली दे रही है, और 50% यूएसडीटी, 50% एम कैश। अगर आप ऑल वॉलेट में जाते हैं तो 40% यूएसडीटी, 30% एम कैश, 30% एम यूएसडी से आप पैकेज को बाय कर सकते हैं। तो राइजर की अगर हम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन करें, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा आप 1 साल का फ्रेम दीजिए, 2 साल का फ्रेम दीजिए। मैं 2030 का 30 सेंट का प्राइस राइजर का बता रहा हूं। लेकिन आज अगर कोई 5 सेंट में भी आ रहा है, तो 30 सेंट तक उसका प्राइस कम से कम 6 टाइम हो जाता है। 6 टाइम नहीं, उल्टा ज्यादा ही हो जाता है। जी। अगर मैं बात हाँ। करूं तो 10 टाइम हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो 5 सेंट पे अगर क्योंकि कंपनी ढाई दे रही सेंट है तो ढाई तो सेंट के ढाई आसपास सेंट बैठेगा, में तो डेफिनेटली 10 टाइम्स जनरेट हो जाता है। तो अ, 2030 तक किसी भी तरीके से 10 टाइम नहीं बन सकता आपका। अगर आप एक लॉन्ग टाइम लेके सामने वाले को राइजर की सेलिंग करेंगे, उसमें आप हमेशा सेफ साइड रहेंगे। राइजर कभी भी 10, 15, 20 सेंट जाता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो अपने अमाउंट को कभी भी सेल कर सकता है। ग्रेट सर। अभी सर ये दुबई वाला जो रिट्रीट चल रहा है, तो क्या ये रिट्रीट अप्रैल में होने वाला है या उसमें डेट्स एक्सटेंडेड सर होने वाली? ये नहीं नहीं, ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी। ये आपका मई का फर्स्ट वीक या मैक्स टू मैक्स सेकंड वीक, 15 मई से पहले पहले हो जाएगा। ओके, दैट्स फैंटास्टिक सर। एक चीज और सर, प्रोबोटेक्स में अभी हमें क्या चैलेंजेस देखने को आ रहा है कि प्रोबोटेक्स में जब एक व्यक्ति अपना मंथली ट्रेडिंग बोनस विड्रॉ करने पे हम्म। जाता है, तो वहां पर जाने हम्म। के बाद कई बार क्या होता है, टाइम आउट हो जाता है, उसका ओटीपी आया नहीं, टाइम आउट हो गया।
इन दैट केस अगर वो टाइम आउट हो गया, उसके बाद वहां से वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। फिर उस व्यक्ति को अगले हम्म। महीने का वेट करना पड़ता है कि अगले महीने वो ऑप्शन आएगा, फिर वो विड्रॉ कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। कुछ एक केसेस में तो माइनस भी हुए। तो हम यहाँ पर ये जो टेक्निकल चीज चेंज फेस करते हैं सर, ये ऐसा क्यों होता है? सर देखिए भी ऐसा है, अभी ना मेरी बातचीत हुई है इसको लेके। अभी हमारी कंपनी क्या कर रही है, एक डायनेमिक सिस्टम बना रही है। अगर कोई ऑटो इन्वेस्ट में अपना ट्रेडिंग बोनस डालता भी है, ठीक है, या उसका स्किप भी होता है, तो अब उस केस में हमारी कंपनी क्या करेगी, आप अपनी अमाउंट को स्प्लिट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीजें आ रही है मुकेश जी, एक आदमी ऑटो इन्वेस्ट करना चाहता है, एक आदमी करने के बाद विड्रॉ भी करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है। अगले एक दो दिन में हम लोगों को अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि जो हमने ट्रेडिंग फंड डिपॉजिट किया होगा वो सेपरेट रहेगा हमेशा, और जो हम री इन्वेस्ट कर रहे होंगे अपने ट्रेडिंग बोनस, वो हम पार्शियली विड्रॉ भी कर सकते हैं, और वो सेपरेट रहेगा, मतलब उसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं आएगा। ओके। तो सर ये तो चीजें हैं, लेकिन अगर जिन लोगों के साथ यहाँ दिक्कतें आई हैं उनका हम कैसे रिजॉल्व करें? क्योंकि सर प्रोबोटेक्स का सपोर्ट टिकट, यू नो वो अबाउट। अपने जी। नहीं, प्रोबोटेक्स का सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। और अभी जैसे स्टार्टिंग है तो जाहिर सी बात है कंपनी डेवलपमेंट भी कर रही है उसके ऊपर। लेकिन अगर आप वहां पर सपोर्ट टिकट क्रिएट करते हैं तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और इस केस में जिन लोगों का नेगेटिव बैलेंस हुआ है, जो हुआ है, क्योंकि कंपनी ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, वो अपने आप फिक्स हो जाएगा कल तक। कल तक, ओके। ठीक है सर। एक चीज और सर, कि जैसे कई बार हमने देखा है कि यहाँ पर ये जितने भी लोग नेपाल साइड से टच में हैं, नेपाल बॉर्डर के टच में हैं, उनके एम कार्ड में हम्म। इस तरह का ऑप्शन नहीं आता कंट्री का कि वो नेपाल कंट्री का ऐड करके और मतलब नागरिकता, वहां की नेपाल नागरिकता लगा के उसे कर पाए। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो देखिए, एम कार्ड ने कुछ कंट्री को डिनाई किया हुआ है, जैसे पाकिस्तान का यूजर एम कार्ड नहीं ले सकता, ओके। वैसे ही नेपाल का यूजर एम कार्ड नहीं ले सकता। ठीक है। ठीक है ना, तो उस केस में सिर्फ आप ये हेल्प कर सकते हैं जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, इंडिया वाले के नाम पे किसी के वो केवाईसी करें और कार्ड को ऐड कर लें। ठीक है, किसी की हेल्प से कार्ड को चला सकते हैं, वैसे नहीं चल सकते। ठीक है। एक तो चीजें सर, अभी पीछे क्या हो रहा था कि जो स्पार्टन थे, स्पार्टन्स मतलब टेक्निकल एक ग्रुप बना हुआ था जिसके जरिए उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जा रही थी। बट अभी वो चीजें जैसे हटी हैं, तो बाकी लोगों को भी मैंने भी बताया कि भाई आप लोग अपने अपने न्यू बैक ऑफिस पे जाइए। अगर आपकी टीम का कोई हम्म। व्यक्ति डायरेक्टली अपनी आईडी पे कर पाता है तो वेल एंड गुड। इन दैट केस अगर अपनी आईडी पे नहीं कर पाता तो आप उसकी सपोर्ट कीजिए। आप एक, क्योंकि अभी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हम लोग ट्रांसलेटर के जरिए भी, अगर हम्म। किसी को अच्छी ट्रांसलेशन नहीं आती तो ट्रांसलेशन पे आप जो है, ट्रांसलेटर पे आप हिंदी में बोलिए, वो इंग्लिश में बना के दे देता है, और अब वो उसके इंग्लिश जरिए भी में। आप डालते हैं। अब होता क्या है कि वो हम्म। व्यक्ति उसके गूगल ऑथेंटिकेटर के लिए या प्रोफाइल चेंजेस के लिए या ईमेल करेक्शन के लिए वो व्यक्ति डालता है, वहां पे हम्म। अगले दिन 24 घंटे में आता है रिजॉल्व। बट एग्जैक्टली वो होता नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं हमारे सामने। नहीं, अगर अगर रिप्लाई आ रहा है सर, फिर तो रिजॉल्व होना चाहिए। असर पर हुआ नहीं है ऐसे, क्योंकि एक दो नहीं, मल्टीपल आप केसेस है हमारे सामने। तो आपको मेरे साथ एक दो केस शेयर करना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा कि सपोर्ट टीम में कौन देखता है, मैं वो टिकट किसने क्लोज किया है, तो उससे ओके। हमें आइडिया हो जाएगा। ओके, तो सर मैं अभी हाथों हाथ अगर आप कहें तो 2-4 मिनट और मैं आपके लेना चाहूंगा। जी रविकुल जी। भाई, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आपने पीछे एक टिकट लगाया था, ठीक है? जी सर। तो आप सर के साथ शेयर कर सकते हैं कि वो रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो आप यूजर आईडी शेयर अ, कीजिए सर के साथ। उसमें सर भेजा था मैंने, फारूक 020 से हो किया था। फारूक 20। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं उस चीज को। नहीं नहीं, मैं देख लेता हूँ। फारूक, FAR क्यू QUE। QUE ट्वेंटी जी। टू जीरो फारूक 020 चैट बॉक्स में भी डाल दिया सर। 020 है।
प्रोबोट पे सर एक केस ऐसा भी आया था, जिस केस में सामने वाले का ट्रेडिंग बोनस सेम डे पर, जिस डेट में उन्हें मिलना चाहिए था ट्रेडिंग बोनस, कंपनी सिस्टम ने दिखा दिया रिलीज हो गया, बट एग्जैक्टली रिलीज नहीं हुआ। एक आईडी अपना हमारे सर सामने वैसे ये भी। सर ये ना 21 फरवरी का है। प्लीज रीसेट गूगल ऑथेंटिकेटर कोड ओल्ड बैक ऑफिस आईडी राजुल। तो आप कह रहे हैं ये टिकट क्लोज हो गया हाँ, बिना वो उसके? क्लोज रिसॉल्व किस? दिखाया है सर, लेकिन वो आया नहीं है। बाकी मैनुअली भी सर से भिजवाया था मैंने आपको, लेकिन वो हुआ नहीं नहीं नहीं, अमूमन क्या होता है, सपोर्ट टिकट टीम कुछ रिप्लाई देती है, इसमें रिप्लाई है ही नहीं, ये तो सीधा क्लोज है। है। रिसॉल्व दिखा रहा था सर, रिसॉल्व। नहीं नहीं, आपको तो रिजॉल्व दिखा रहा होगा। मैं एक बार ये पता करवा लेता हूँ कि ये टिकट किसने ओपन करके क्लोज किया ना। हाँ, हमारे तो साथ परमानंद जी आप हैं क्या लाइन पे? आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके। तो इस तरीके के सर कुछ कुछ एक इश्यूज हैं, तो इनको कैसे मतलब वापस हम लोग उस पे नहीं करें नहीं क्या? सर, जी। सपोर्ट सपोर्ट उधर से ही सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है ओके। ना, अब ये हो सकता है, ये मैं पता करवाऊंगा ये कि ऐसा क्यों आया, क्योंकि ऐसा टीम में कोई भी करता नहीं है, सबसे पहले रिप्लाई दिया जाता है जी, कि करेगा एटलीस्ट या नहीं गूगल करेगा। ऑथेंटिकेटर तो। वहां पर जी। वहां पर कोई रिप्लाई ही नहीं है इस टिकट के अंदर। ओके। एटलीस्ट कम से कम गूगल ऑथेंटिकेटर जैसी चीजें वो इजिली हो जाए, मतलब ठीक है, हम समझ सकते हैं। अब कई बार क्या होता है सर कि ओल्ड बैक ऑफिस पे ईमेल करेक्ट इनकरेक्ट है, तो हम न्यू बैक ऑफिस ओपन नहीं कर सकते उस आदमी का। तो उस केस में हम उसके हम्म न्यू बैक ऑफिस से हम नहीं कर सकते, तो हमें अपने ही न्यू बैक ऑफिस से हमें उसके ईमेल करेक्शन के लिए भी डालना पड़ेगा। ऐसे सिनेरियो में हम्म। ऐसे सिनेरियो में दिक्कतें आ रही है, ऐसे सिनेरियो में चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इनके लिए आप सजेशन बताएं, सभी अभी लाइन पे हैं तो काफी लोग खुद से करते हैं अपनी टीम के लिए वर्क। क्या करें ऐसे में हम? कैसे कैसे दोबारा बोलिए। लाइक जैसे ओल्ड बैक ऑफिस का ईमेल इनकरेक्ट है, अब अगर हमें हम्म उसका ईमेल करेक्ट करने के लिए हम वीडियो बनवाते हैं, वीडियो बनवा के हम सब अब चूंकि उसका ईमेल इनकरेक्ट है, तो हम उसके खुद के न्यू बैक ऑफिस में तो जा नहीं सकते क्योंकि ईमेल इनकरेक्ट है, ओटीपी नहीं आएगा। हम्म तो हम अपने हम्म न्यू बैक ऑफिस से हमने टिकट रेज किया, अब हम अपने से करेंगे हम्म तो फिर हम वो वीडियो भी अपलोड कर देंगे। फिर अगर हमें उसका रिप्लाई नहीं मिलता है, अगर वो सिस्टम हमें लिखता है कि नहीं उसी के बैक ऑफिस से करें, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, जैसा कि नहीं मेरे नहीं, साथ हुआ। आपको आपको क्या क्या आपने किस आईडी से किया था अपने? सर क्यूट बेबी 20 से। एक मिनट। क्यूट बेबी। CUTE बेबी टू। क्यूट PABY टू 1 जीरो जी 20। 20। इसमें तो कोई टिकट ही नहीं आ रहा सर आपका क्यूट बेबी के नाम से। अच्छा, उसमें नहीं होगा सर, फिर वो देसी बॉय में होगा सर। देसी बॉय। जी। DES SIBABY, बी डी BOY, वाई सॉरी BOY बॉय टू जीरो हाँ टू एट 2028 20। 28। इसमें भी नहीं है सर। सर है उसमें, मैंने डाला था। ये होगा, खैर वॉट एवर। क्या है? ओके, रणवीर जी लाइन पे हैं क्या? हैंडल्स कीजिए रणवीर जी। शशि जी, या रफीकुल भाई, शशि भाई को ओपन करना, शशि राज को। जी जी शशि जी शशि कर जी, दिया। आपने जी आपने सर। टिकट रेस किया था। जी सर, हर हर गंगे यूजर आईडी है। मैंने किया था एक डाउनलोड का, तो उधर से रिप्लाई आया कि उनके आईडी से कीजिए, जबकि उनका आईडी ओपन ही नहीं हो सकता, उनका ईमेल इनकरेक्ट है या फिर वो प्रॉब्लम है। जी सर। क्या क्या यूजर है? हाँ। हर हर गंगे। हर हर गंगे की स्पेलिंग क्या होगी? हर हर की तो आगे गंगा GANGA।
GANGE आएगा सर। GE? हाँ, शशि जी चैट बॉक्स में लिखो। नहीं नहीं, हर रफीकुल भाई, राज भान जी को भी ओपन कर दीजिए एक बार। तो सर, ये छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज हैं जो उसके ऊपर भी हम फेस कर रहे हैं। अ, तो मैं एक बार फिर से आपके पास जो है ना, कुछ कुछ लोगों के वीडियोस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी प्रोबोटेक्स में हमें और कोई एडिशनल चैलेंजेस नहीं है, अगर उन टेक्निकल चीजों को छोड़ दे तो। अच्छा सर, एक चीज और सुनने को मिला था मुझे कि क्या ये जो अप टू 5% है, क्या फ्यूचर में ये अप टू 6, 7 या 8 तक भी जा सकता है क्या? कंपनी मैनेजमेंट सोच रही है क्या इस सर बारे में? ये, नहीं नहीं, पहली बात तो जो आपने ये प्लान ले रखा है, ये अब मैक्सिमम 5 है इसमें। अब इसमें कंपनी एक प्लान लाने का सोच रही है जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट लॉक रहेगा, ठीक है, और उस लॉकिंग में कंपनी को पता होगा कि ये फंड्स विड्रॉ नहीं होना है। तो कंपनी उस ट्रेडिंग को लिवरेज में लेके जा सकती है उस फंड्स को। तो वहां पर प्रॉफिट बनने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, मतलब उस पोजीशन को कंपनी लंबा भी होल्ड कर सकती है। तो ओके, उस केस में कंपनी 6-7% कुछ ऐसे दे सकती है। नॉट बैड सर। लेकिन वहां पर जो प्रिंसिपल है आपका वो लॉक रहेगा। ये भी अच्छा है सर, इस तरीके की चीजें भी ठीक है। जी हाँ, या राजमान जी, कुछ कह रहे थे आप? ये ये भी हो सकता है कि फिक्स में कंपनी कुछ ऐसा लेके आए कि आपका प्रिंसिपल प्रॉफिट दोनों हर महीने ग्रेजुअली आपको मिलता भी रहे। नॉट बैड सर, ये भी चीज ठीक है। अ, तो हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? जी सर, सर नमस्कार। नमस्कार जी राजमान जी। सर वो प्रोवोटेक्स में एक टेन डाउनलाइन के साथ एक समस्या हुई थी। वो उन्होंने अपना प्रिंसिपल अमाउंट और 1 मंथ का प्रॉफिट एग्जिट कर लिया था, और जो हम्म। सेकंड मंथ का प्रॉफिट था वो माइनस में दिखाने लग गया, जबकि वहां पे अवेलेबल शो कर रहा है और विड्रॉल का नहीं नहीं, ऑप्शन भी हट गया मैं है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक बग है। अगर आप अपना अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आज 4th मार्च है, किसी ने यस सर। 4th मार्च को आज अपना डिपॉजिट किया, तो उसको जो पहला कमीशन आएगा वो 5th अप्रैल को आएगा। यस सर। ठीक है, 31वें दिन आता है। अब यस। 5 अप्रैल को आएगा। अगर किसी ने 5 जून से पहले 4 जून को भी अपना ट्रेडिंग फंड डिपॉजिट निकाल लिया, तो उसको वो मंथ का बेनिफिट नहीं मिलेगा उस मंथ का। वो सिस्टम कैलकुलेटिंग में दिखाता है, लेकिन वो माइनस ही इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो इलिजिबल नहीं है उसको लेने के लिए। नहीं सर, वो एक्चुअल में उसने 2 महीने पूरे होने के बाद ही किया है। सर ये कैसे पता लगेगा, क्या आइडिया सर, बताइए आप मुझे। सर मैं बता देता हूँ आपको। काजल हम्म, 09। एक सेकेंड। काजल 09। जरा चैट में लिखो सब, क्योंकि वैसे स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है। राजमान जी चैट में मेंशन कीजिए फटाफट। मेंशन कर दी मैंने। आया नहीं लेकिन। कि सर ये प्राइवेट कर रखा है। सभी लिख रहे हैं यार। चलिए यूजर बताइए, कि के ए स्पेलिंग कीजिए। के ए के ए, हाँ जे ए हाँ। एल हम्म। 09।
अब देखिए, इन्होंने डिपॉजिट हिस्ट्री में एक तो 22 फरवरी का आ रहा है इनका, ऑन टाइम ट्रेड ओपन ऑटो इन्वेस्ट मंथली बोनस। ठीक है, ट्रेडिंग बोनस डिपॉजिट फंड। इन्होंने दिसंबर 2024 को डाला था $1200 ना। यस सर। ठीक है, जी सर। तो दिसंबर 2024 को इन्होंने डाला। अब हमने जाना इन्होंने विड्रॉ कब किया है, माई इनवॉइस। अच्छा सर, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों के एम कार्ड या तो आए नहीं, लंबा टाइम हो गया, मतलब 1.5 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है, या फिर जिन लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा भी हुआ कि आया और डाकिए ने दिया नहीं, मतलब वहां से वापसी चला गया। ऐसे केस में क्या कर सकते हैं सर हम? वो दोबारा आ जाएगा। मैं एक आपको ईमेल दूंगा, उस ईमेल पे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो दोबारा आ जाएगा, कोई इशू नहीं। और सर वो कार्ड में ना जो एक्सपायरी है, वैसे तो वो 3 साल के लिए वैलिडिटी दिखाता है, लेकिन जो कार्ड रिसीव हुआ है वो 2026 तक के लिए वैलिड है सर। तो 2026 तक के लिए वैलिड है वो, हाँ तो जी। कोई कंसर्न नहीं, वो तो दूसरा कार्ड आप ले सकते हैं। उसमें तो $10-15 ही लगेंगे आपके। और रिन्यूअल के लिए सर उसमें भी फीस $10-15 होती है सर। सर वो रिन्यूअल मतलब कार्ड की फी ही लगेगी ना। अब आपको दोबारा उतने पैसे थोड़ी देने हैं। ओके सर। ओ ओवरऑल जो मैं आज की पूरी मीटिंग से समझ पाया हूँ, वो ये कि अभी अगर हम राइजर को लेकर अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमें अपना जो पूरा एजेंडा है वो लगभग 2030 का लेके चलना चाहिए। अगर हम 2030 तक का लेके चल रहे हैं, तो हम अपने कस्टमर को एक ना सिर्फ सेटिस्फाई आंसर दे पाएंगे, बल्कि उसको एक बहुत अच्छी, इन बिटवीन ऑफ 5 ईयर्स को बहुत अच्छी ग्रोथ भी दे पाएंगे। और मुझे लगता भी है कि मेटावर्स का जो जो पूरी दुनिया है, वर्चुअल जो हम जितनी चीजें कर पा रहे हैं, वो सब कुछ 2030 तक जो है बहुत अच्छे से लाइव होगी, और लोग उसका एक्सपीरियंस फील कर पाएंगे। क्या सर, अगर अभी कोई प्लॉट अगर बाय करना चाहे टायर 1 में, तो पॉसिबल है, अभी कर पाएगा क्या वो 9000 एम कॉइन से? मुझे इसका तो नहीं पता, एक बार देखना पड़ेगा। सर ये जो फंड विड्रॉ हुआ है ना, ये 26 फरवरी को हुआ है। यस सर। ठीक है, तो 17 दिसंबर को इसका डिपॉजिट है। तो 17 दिसंबर से सबसे पहले हो गया 17 जनवरी, 17 जनवरी, और 17 फरवरी, 17 फरवरी। देन। ठीक है, यस तो सर। इसने $1255 विड्रॉ किए हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। जब एक साथ किए हैं, उससे पहले इसने $63 भी निकाले हैं। तो ये 2 महीने का प्रॉफिट तो निकाल चुका है। नहीं सर, वो 63 इसने विड्रॉल नहीं किया है, सर वो री पेड है इन्वेस्ट किया कैसे? था। अच्छा, इंटरनल री इन्वेस्ट है। यस सर, री इन्वेस्ट किया था उसी में। और री इन्वेस्ट जो किया था उसकी कोई मतलब कहीं पे हिस्ट्री नहीं दिखा रहा है। नहीं नहीं, वो तो दिखाता है सर, हिस्ट्री दिखाता है। हाँ वो तो सर, वो वाली जो जैसे आप प्रिंसिपल में विड्रॉल का ऑप्शन देते हैं ना, उसमें नहीं देते ना री इन्वेस्ट में। जो मैनुअली करना पड़ गया था ना इस महीने का। पहले तो हमने ऑटो बटन के हिसाब से ऑन कर दिया था, तो वो मैनुअली नहीं होता था, ऑटोमेटिक हो जाता था। अब इस मंथ में हम्म। मैनुअली करना पड़ा है ना सभी को सर। तो इस वजह सर से ये। पहले पहले भी लोगों को प्रॉब्लम थी सर, हम ऑटो इन्वेस्ट में से हम सबका अलग अलग निकालना चाहते हैं, तो कंपनी ने एक वॉलेट बना दिया। अब उसमें ऑटो इन्वेस्ट का बटन दे नहीं सकती कंपनी ना। हम्म। बाकी सर एक और एक केस हुआ मेरी टीम में, एक वीके गुप्ता करके।
उसके साथ ये हम्म हुआ, उसका जो 2 महीने का प्रॉफिट था वो रिलीज हो गया, ठीक है, $120 दिखाने भी लग गया, लेकिन वो प्रॉफिट हम्म उसने विड्रॉल ना करके उसने प्रिंसिपल एग्जिट कर दिया, जिस वजह से वो प्रॉफिट उसको शो ही नहीं कर रहा दोबारा से। कैसे कैसे क्या क्या हुआ? सर वो वीके गुप्ता का 2 महीने का उसने डिपॉजिट किया हुआ था, $1200 डिपॉजिट किया, 2 महीने का उसको प्रॉफिट रिसीव हुआ, हम्म उसने कोई री इन्वेस्ट नहीं किया अपने प्रॉफिट को, 2 महीने ऐसे ही होल्ड रखा। हम्म। तो 2 महीने बाद उसने प्रॉफिट को विड्रॉल ना करके उसने प्रिंसिपल को एग्जिट कर दिया, और फिर उसमें ठीक प्रॉफिट है। शो होना चाहिए अवेलेबल में, लेकिन वो शो नहीं हो रहा है सर। वो हिस्ट्री में दिखा रहा है कि रिलीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट अवेलेबल नहीं शो कर रहा, ना ही विड्रॉल के लिए ऑप्शन है। चलिए एक बार ये कल तक जो अपडेट कंपनी करने वाली है वो अपडेट होने दीजिए, मुझे लगता है उसी से ये सारे चैलेंजेस ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टेड एक दूसरे से चीजें हैं। तो कल एक बार अपडेट आने दीजिए, अगर कल के बाद चीजें नहीं सही होती हैं देन आप मुकेश जी को शेयर करिएगा, मुकेश जी मुझे शेयर करेंगे फिर। ओके सर। बाकी सर ठीक है मुकेश जी। ठीक है बस सर। एक कंसर्न था सर, अगर मैं आप परमिशन दे तो। सर मैं ना भी थोड़ा इजाजत लेना चाहूंगा क्योंकि मेरा उधर भी वेट हो रहा है। बस जी एक बिल्कुल। ठीक है लास्ट कंसर्न है सर, बस फ्यूजन बोनस को लेके सर। सर, फ्यूजन बोनस बंद है, फ्यूजन बोनस नहीं आएगा अब। ओके सर। आ, ठीक सर है यहाँ मुकेश जी। सर एक चीज, जो राइजर में फ्यूजन बोनस अनाउंस हुआ था तो वो भी नहीं आएगा, और जो अभी तक चल रहा था लोगों का वो भी यहाँ से बंद हो जाएगा। आओ। जी जी जी, वो बंद हो जाएगा। और मान लीजिए आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जो जी। आपने लगाया है, उसके लिए आप सपोर्ट टिकट रेस कर सकते हैं, कंपनी उसका चेक करेगी, ठीक है, कि वो एंड यूजर ही है या कौन है। देन उसके इसमें कंपनी उसको कुछ सोल्यूशन दे सकती है। ओके। ठीक है सर, कि थैंक यू सो मच। उसका पैकेज फिक्स से स्मार्ट में कन्वर्ट कर देगी, कुछ ऐसा ना। मतलब फ्यूजन बोनस उस केस में भी नहीं मिलेगा, सर ये जो लेकिन जब फिक्स फिक्स से फ्यूजन स्मार्ट में करेगी तो परसेंटेज स्मार्ट वाली मिलेगी फिर। ओके ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। होप सो सर, आपकी आपकी जितनी भी आज आपने हमें बताई वो सारी बातों से हम लोग, मतलब मुझे लगता है यहाँ पे आए हुए मैक्सिमम लोग मुतमईन हो चुके होंगे, और एक नया विजन कहीं ना कहीं हमें मिला है। और ये विजन जो मैं वैसे भी सोच के बैठा हुआ था कि हमें 2027 को ही प्रमोट करना चाहिए, 2027 और 2030 को ही जी हमें जी प्रमोट करना चाहिए। और आज के बाद शायद सभी लोगों का जो बिजनेस करने का जो तरीका है वो काफी कुछ बदल जाएगा। और प्रोवोटेक्स को लेकर भी एक बहुत सारी चीजें निकल कर आई, और मुझे लगता है अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में जो भी डेवलपमेंट होनी है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कुछ जो इश्यूज हैं शायद हमारे डेक्स आने के बाद भी, लोगों के विड्रॉल वाले जो इश्यूज हैं जो डिसेबल चल रहे हैं, वो शायद डेक्स के साथ रिजॉल्व हो जाएगा हमारा, और वो भी इसी महीने के जी एंड जी। में होने वाला है। तो थैंक यू सो मच ठीक सर, है मुकेश जी। आपके आने के चलिए लिए थैंक यू बहुत सो बहुत मच आप धन्यवाद। सभी का। थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, आ, आज की जो जूम कॉल है वो काफी फ्रूटफुल थी। मैं जो समझ पाया मैं फटाफट एक बार समराइज करता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले एम कॉइन को लेकर सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया हमें कि हम डेक्स आने के बाद हमारे पास जो 2x से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, हमारे पास जिनके पास 2x हो चुके हैं, उनके बाद का क्या होगा। तो मैं जो समझ पाया वो ये कि अगले कुछ महीनों में उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है। यानी कि 2x के बाद जो निकल के आना है, जिनका पैकेज एक्सपायर हो गया है, तो वो हम अगले 2-3 महीनों में हम बोल सकते हैं कि अगर छोटा अमाउंट है, लाइक 0 से लेकर 1,000 तक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले 2-3 महीनों में उनके वो मिल जाएंगे। अगर बड़े हैं तो उसके तीन नेक्स्ट क्वार्टर की बात हम कर सकते हैं, यानी कि थर्ड क्वार्टर की बात कर सकते हैं। थर्ड क्वार्टर में उनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा, जिनके लगभग 5,000 तक के आसपास के कॉइन बचे हुए हैं। तो धीरे धीरे कंपनी इसको इस साल में बाउंड बाय बैक करेगी और पूरी तरह से इसे रिजॉल्व कर देगी। राइजर को लेकर जो हमें समझ में आया, पहली बात ये कि इस वक्त कंपनी 5 सेंट में दे रही है, मतलब 2.5 सेंट का पड़ेगा, क्योंकि 2x का वो चल रहा है हमारे पास। तो ये भी एक अच्छा चांसेस है। और प्राइस के लिए भी हमें समझ में आ गया कि बहुत जल्द ये प्राइस मूव होने वाले हैं, लेकिन 6 या 7 या 7, 7.5 पे भी जा सकता है ये।
अगर ये 7 पे भी जाता है तो आपको एक्सचेंज पे बेचने का मौका उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके जा चुके हैं, यानी कि वो अभी डिसेबल रहने वाला है। आपको मौका मिलेगा डेक्स के ऊपर बेचने का, तो आपको वेट करना पड़ेगा डेक्स का। अभी हड़बड़ाहट में हम ये सोचें कि फटाफट ये खुल जाए, प्राइस बढ़ेगा, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। सिर्फ जिनके जा चुके हैं उनको उसका एडवांटेज मिलेगा, बाकी लोगों को जो मौका मिलने वाला है वो डेक्स की तरफ मिलने वाला है। तो ये है कि हम इस महीने के एंड तक हम अपने राइजर को सेल आउट कर पाएंगे, अगर आप लोगों के पास पड़ा हुआ है तो। अगर बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास। तो ये दोनों चीजें और प्रोबोटेक्स से रिलेटेड कुछ चीजें जो हमें समझ में आई, वो अगले 2-3 दिन में कंपनी कर ही देगी। ट्रेड बिट को लेकर आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे कि हमें ट्रेड बिट पे कुछ भी डिपॉजिट नहीं करना है। अगर कुछ डिपॉजिट है तो उसे किसी न किसी अदर एक्सचेंज पे ट्रांसफर आप कर सकते हैं, और वो उस चीज में मैं आपकी सपोर्ट भी करूंगा और आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। एम कार्ड को लेकर आपने देख ही लिया, सवाल का आंसर मिल ही गया है कि उसके लिए एक मेल आ जाएगा। अगर किसी के साथ कोई दिक्कत है तो उस चीज पे भी हम काम करेंगे। इन दैट केस अगर आप इंडियन उससे कर लेते हैं तो आप नेपाल के अंदर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो वहां कोई इशू नहीं है एम कार्ड को लेकर। फिर भी अगर कुछ है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग फिर दूसरे जूम कॉल के पे, और इससे बेहतरीन जूम कॉल ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आप सबके लगातार जो भी ऐसे सवाल इकट्ठे होंगे उनके जवाब ढूंढेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।